स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 20 मई 2024 सुबह 6 बजे बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी कि लो प्रेशर फॉर्म होता है, जो अगले 48 घंटों में एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नेमिंग के हिसाब से इस तूफान का नाम पड़ता है रेमल, जिस नाम को दिया है ओमान ने। और 26 मई को जब पूरा भारत लोकसभा इलेक्शंस में बिजी था, तब बे ऑफ बंगाल का यह तूफान ईस्ट कोस्ट को हिट करता है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्यों इंडिया का ईस्ट कोस्ट ही ऐसे सीवियर और इंटेंस साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एक्सपीरियंस करता है, वेस्ट कोस्ट क्यों नहीं? और क्यों ये साइक्लोन हमें अप्रैल में, जून और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच ही देखने को मिलते हैं? साथ ही रीसेंट टाइम्स में क्यों हमें इंडियन ओशन में बड़े यानी कि हाई इंटेंसिटी के साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं? और क्यों इन साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है? लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आज के समय पर काफी बदल गई है। यूपीएससी ने पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना काफी कम कर दिया है। वहीं मेंस के टॉपिक्स पर यूपीएससी का आज के समय ज्यादा एम्फेसिस है। हेंस आपको एक इंटीग्रेटेड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जिसे आप खुद सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी करते समय हिट एंड ट्रायल से आपका काफी समय खराब होता है और स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स ना आ पाने की वजह से आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर आप बाद में जाकर यूपीएससी की प्रिपरेशन को ऑल टुगेदर छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही गाइडेंस के अंडर अपनी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। दोस्तों, इस बैच में आपको इंटीग्रेटेड तरीके से प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड RT Live का। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ही अवेलेबल है और इनमें एडमिशन लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। रेमल साइक्लोन के स्पेसिफिक्स में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि साइक्लोन्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। बेसिकली साइक्लोन्स इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म्स होते हैं जो वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर बनते हैं। इन्हें लो प्रेशर सेंटर्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स और हेवी रेन्स के साथ कैरेक्टराइज किया जा सकता है। वैसे टेम्परेट एरियाज में भी आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म ट्रॉपिकल साइक्लोन से बिल्कुल अलग होता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हुए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स के। हेंस एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को उसकी विंड स्पीड के आधार पर कैटेगराइज किया जा सकता है। नॉर्थ इंडियन ओशन में साइक्लोन्स को ट्रैक, कैटेगराइज और नेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने IMD को दी है। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और IMD के साइक्लोन स्केल के अकॉर्डिंग एक साइक्लोन की सस्टेन्ड विंड स्पीड के आधार पर साइक्लोन को क्लासिफाई किया जा सकता है। सस्टेन्ड विंड स्पीड यानी कि 3 मिनट्स की एवरेज हाईएस्ट विंड स्पीड। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स सिर्फ समुद्र में ओरिजिनेट होते हैं। ऑल्दो ये साइक्लोन समुद्र से लैंड की तरफ चल सकते हैं और लैंड पर आकर हिट कर सकते हैं। हेंस इंडियन मेट्रोलॉजिकल के स्केल के तहत अगर किसी लो प्रेशर एरिया के अराउंड विंड स्पीड 49 किलोमीटर्स पर आवर तक की है तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है। वहीं जब विंड स्पीड्स 50 to 61 किलोमीटर्स पर आवर के बीच हो जाती है तो इसको डीप डिप्रेशन कहा जा सकता है। और दोनों ही डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन को साइक्लोन नहीं कहा जा सकता और इसलिए इनकी नेमिंग भी नहीं होती, बल्कि नंबरिंग की जाती है। जैसे कि 2023 में BOB03 डीप डिप्रेशन की सस्टेन्ड विंड स्पीड 55 किलोमीटर्स पर आवर थी। नेक्स्ट, जब विंड स्पीड 62 से 88 किलोमीटर्स पर आवर की होती है, तब इस लो प्रेशर सिस्टम को साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है और यहां से नेमिंग शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 2023 में आया साइक्लोन स्टॉर्म मिथली। अगर विंड स्पीड 89 से 117 किलोमीटर्स पर आवर के बीच है तो उसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जा सकता है। जैसे 100 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड के साथ 2023 में आया साइक्लोन मिचोंग। नेक्स्ट है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और इनमें विंड स्पीड 118 से लेके 166 किलोमीटर पर आवर होती है। फॉर एग्जाम्पल, 2023 में आया हमून, जहां विंड स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की थी। और रेमल साइक्लोन भी इसी कैटेगरी में है। अगला है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जब विंड स्पीड्स 167 से लेकर
221 किलोमीटर पर आवर के बीच होती है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में तेज, जहां विंड स्पीड 179 किलोमीटर पर आवर थी। तो दोस्तों यहां मैं आपको याद दिला दूं कि ये क्लासिफिकेशन हम 3 मिनट की एवरेज सस्टेन्ड विंड स्पीड के बेसिस पर कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे खतरनाक साइक्लोन्स होते हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, जहां विंड स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की होती है, जैसे कि 2020 में आया अम्फन। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने के बावजूद रेमल साइक्लोन इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों है? इनिशियली ये साइक्लोन जब बे ऑफ बंगाल में एक डीप डिप्रेशन से शुरू हुआ तो उसके एक साइक्लोन में तब्दील होने के चांसेस कम लग रहे थे, लेकिन वार्म सी सरफेस टेम्परेचर्स और फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के चलते यह साइक्लोन जल्द ही एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया। और इसी वजह से कोस्टल अथॉरिटीज को कोस्टल एरियाज में रह रही पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करने का समय कम मिला। साथ ही रेमल ने डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल एरियाज को हिट किया, स्पेसिफिकली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग काफी वल्नरेबल भी है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल रीजन्स में मिलियंस ऑफ पीपल इफेक्ट हुए। और इस वीडियो बनाने के समय रेमल से बांग्लादेश में 7 और इंडिया में 3 डेथ्स हो चुकी हैं। इसके अलावा रेमल के साथ हाई स्टॉर्म सर्जेस भी देखने को मिली, जिससे कोस्टल फ्लडिंग और डिस्ट्रक्शन हुई। ये सर्जेस सी लेवल से 3 से 4 मीटर्स ऊपर तक कोस्टल एरियाज में गई, जो कोस्टल डिफेंसेस को ब्रीच कर गई और लोगों के लिए एस्केप का रास्ता बंद हो गया। और इस साइक्लोन के साथ हेवी रेनफॉल ने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की कई ट्रिब्यूटरीज में फ्लडिंग क्रिएट की, जिससे और ज्यादा डैमेज हुई। लेकिन क्यों बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के मुकाबले ज्यादा साइक्लोन्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं? आज बे ऑफ बंगाल में हर 4 साइक्लोन्स के मुकाबले अरेबियन सी में सिर्फ एक साइक्लोन देखने को मिलता है। 2023 में जहां अरेबियन सी में हमें साइक्लोन तेज और बिपरजॉय देखने को मिला, वहीं बे ऑफ बंगाल को मोका, हमून, मिदली और मिचुंग साइक्लोन्स ने हिट किया। बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी की तुलना में ज्यादा साइक्लोन्स बनने का रीजन है बे ऑफ बंगाल की शैलोनेस, जहां अरेबियन सी की एवरेज डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 2750 मीटर्स की है, वहीं बे ऑफ बंगाल की एवरेज डेप्थ सिर्फ 2600 मीटर्स की है। और इसी कम डेप्थ की वजह से हमें बे ऑफ बंगाल में ज्यादा हायर सी सरफेस टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, और हायर टेम्परेचर्स की वजह से हमें बे ऑफ बंगाल में ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, जो साइक्लोन्स में तब्दील हो सकते हैं। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल की फनल शेप भी साइक्लोन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ईस्टर्न अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ चुकी है। तौकेती, जिसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जा सकता है, अरेबियन सी में देखने को मिला। लेकिन बे ऑफ बंगाल साइक्लोन के मामले में हमेशा से ही ज्यादा एक्सट्रीम रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1970 का भोला साइक्लोन, यह साइक्लोन हिस्ट्री का डेडलीस्ट साइक्लोन माना जाता है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में इसने बहुत डिस्ट्रक्शन की, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और फिर 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन, जिसने उड़ीसा कोस्ट को हिट किया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए और पूरे रीजन में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई। नेक्स्ट 2008 का साइक्लोन नरगिस, म्यांमार में आने वाला यह साइक्लोन भी काफी डेडली था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन भी हुई। नेक्स्ट 2013 का साइक्लोन फालिन, जिसके बारे में न्यूज आप सभी लोगों ने भी सुनी होगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट को हिट करने वाला यह साइक्लोन भी काफी सीवियर था, लेकिन इंप्रूव्ड प्रिपेयर्डनेस और टाइमली इवैक्यूएशन की वजह से लॉस ऑफ लाइफ कम हुई। नेक्स्ट आते हैं 2020 के साइक्लोन अम्फन पर। यह सुपर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश को हिट करते हुए मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। हाई विंड स्पीड्स और स्टॉर्म सर्जेस की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर को भी बहुत डैमेज हुई। तो दोस्तों आज हम क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर्स की वजह से ज्यादा एक्सट्रीम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर साइक्लोन्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी जहां पहले साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम थी, आज ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऑफ कोर्स राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर्स ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ रहे हैं, तो साइक्लोन्स को फ्यूल करते हैं। ये वार्म वाटर्स साइक्लोन्स को ज्यादा इंटेंसिफाई करने में मदद करते हैं, और ये ग्राफ क्लियरली राइजिंग टेम्परेचर्स और नंबर ऑफ साइक्लोन्स के बीच लिंक दर्शाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, तो साइक्लोन्स की फॉर्मेशन और ट्रेजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चेंजेस साइक्लोन्स को ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं। साथ ही साथ ग्लोबल सी लेवल बढ़ने की वजह से स्टॉर्म सर्जेस का इंपैक्ट और भी सीवियर हो रहा है। हाई सी लेवल कोस्टल फ्लडिंग को ज्यादा इंटेंस और वाइड स्प्रेड बना रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स के साथ आने वाली रेनफॉल भी बढ़ रही है। ये हैवी रेनफॉल इनलैंड फ्लडिंग को इंटेंसिफाई कर रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर को ज्यादा डैमेज हो रहा है।
देखिए, साइक्लोन जैसे नेचुरल फिनोमिनास को हम ह्यूमंस द्वारा रोकना नामुमकिन है, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। दोस्तों, रीसेंट टाइम्स में साइक्लोन द्वारा कैजुअलिटीज काफी कम हुई हैं, और इसको आप भोला साइक्लोन और रिसेंटली आए अम्फन साइक्लोन में कैजुअलिटीज को कंपेयर करके भी देख सकते हैं। हेंस एक्यूरेट और टाइमली अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना जरूरी है। ये सिस्टम्स लोकल कम्युनिटीज को टाइमली अलर्ट देकर इवैक्यूएशन और प्रिपेयर्डनेस की मदद करते हैं। साथ ही साथ इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाने चाहिए, और उनकी इंप्लीमेंटेशन भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिस्पॉन्स और रिकवरी को स्ट्रीमलाइन करें। इसके साथ साथ लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट्स को रिसोर्सेज और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप साइक्लोन्स के बारे में एक डिटेल्ड एनिमेटेड वीडियो चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 10,000 लाइक्स के। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।